चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 3 फॉर एसएससी। देखो ये झगड़ा यहाँ पे सुलझना चाहिए। कौन सा झगड़ा समझाता हूँ मैं आपको। मैथमेटिक्स में आई स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर, है ना। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इट इज थर्ड चैप्टर, बट अकॉर्डिंग टू एसएससी इट इज। एंड साइंस में आई स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर, एंड अकॉर्डिंग टू एसएससी थर्ड चैप्टर। हो गया झगड़ा सॉल्व? हाँ हाँ ठीक है, आता बराबर। सो केमिकल अब इस चैप्टर को हमें स्पेसिफिकली रिएक्शन के टाइप्स के लिए पढ़ना है, ओके। और बहुत बेसिक और साधारण ऐसे रिएक्शन के कई सारे टाइप हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इन 4 टाइप से ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, और भी चीजें हैं, ठीक है। रेंसिडिटी, कोरोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब भी है, रेडॉक्स वगैरह, उसको छोड़ा जाए तो 4 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहली रिएक्शन की टाइप जो हमें पढ़नी है, यस पता है किसी को? मैं उस दिन किसी को शायद रिवाइज किया था शॉर्टकट में, है ना। हाँ, आप दोनों को, यस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। खतरनाक। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, वो बच्चे जान सकते हैं जिनको मैंने थोड़ा सा पहले समझाया है कि नहीं। जैसे आप दोनों हंस रहे हो, कुछ देर बाद पूरा क्लास हंसेगा। तुम हंसोगे और हम रोएंगे। मिस्टर चतुर रामलिंगन, है हिम्मत, आओगे? किस किसने की 3 इडियट? मैं जो बोल रहा हूँ उससे कुछ याद आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? या सिलेबस की जैसे ये भी जा रहे हो ऊपर से? नहीं सर, सिलेबस से मजा आता है हमको। केमिकल इक्वेशंस रिएक्शन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चैप्टर का प्यारा सा नाम छाप लो जल्दी से आपके हेडिंग में, ओके। सबके सामने एक नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते 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 कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा, कुछ बीच में लिखने बोलूंगा, ठीक है। यस। देखो भाई, अब कुछ बेसिक बातें रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे बेटा केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस। अब केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है, पहले इसको अच्छे से जान लो, है ना। अब ऐसे तो यहाँ पे बैठे सभी को कुछ ना कुछ तो पता होगा, ऐसा कोई बोंदू बच्चा यहाँ पे बैठा नहीं है कि भाई केमिकल इक्वेशन जिंदगी में पहली बार नाम सुन रहा होगा। इज इट लाइक दैट? अरे यस और नो? एग्जैक्टली। सो एक बेसिक अपने को इतना मारा कि यार सर ऐसे ना कुछ तो लिखा होता है ना, ऐसे जैसे ऐसे लिखते हैं कुछ तो सर, ऐसे लिखते हैं, ऐसे कुछ तो लिखते हैं, है ना, ऐसे कुछ तो। क्या बैलेंस है? क्या बैलेंस रिएक्शन है? सर ये क्या होता है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। अगर ऐसा बच्चा है भाई जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, तब तो फिर थोड़ी सी मुश्किल बात है। क्या इतना तो एटलीस्ट इस लेवल पे मैं अपनी बैच को कंसीडर कर लूँ कि भाई इतना सबको पता है, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, जो कि 2 है, मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन के, और इसको MgO बोलते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना सबको समझ आता है। मैं अभी इस लेवल जानना चाहूँ, आप कहाँ तक हो, उसके ऊपर फिर अपन भागेंगे घोड़े जैसे, है ना। यहाँ तक हो आप, इतना सबको आता है? क्या इसके नीचे जाना पड़ेगा और? पक्का? अरे सर नो? तो यहाँ से ऊपर की बात करते हैं, सुनो फिर। अभी अब ये केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, ये क्या चीज है? कब इक्वेशन बोले, कब रिएक्शन बोले? सर तो हम तो ऐसे ही कंफ्यूज, हम दोनों को दोनों बोल देते। बोलो, बोल सकते हैं क्या? क्या दोनों नाम इस चीज को बोल सकते जो सामने लिखा हुआ है, इसको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों बोल सकते हैं? किस किस को लगता है इसको दोनों बोल सकते हैं? सर ये केमिकल इक्वेशन भी है, ये केमिकल रिएक्शन भी है। देखो कॉन्सेप्ट कैसी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिस्टल क्लियर। कैसे चाहिए? आप एकदम प्रॉपर मालूम चाहिए, ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा है। कन्फ्यूजन वाला खेल अपने को पसंद
हाँ बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है, ये केमिकल इक्वेशन है कि केमिकल रिएक्शन है, या दोनों है? बस वो बच्चे हाथ खड़े करना जिनको लगता है सर दोनों है, दोनों है। आई नो दोनों है, ऐसा कौन बच्चा बोलेगा? अकेली वर्षा बोल रही है, बाकी कोई भी नहीं। वर्षा पूरा हाथ ऊपर करो बेटा, कंफ्यूजन है मतलब। अब सिर्फ वर्षा का हाथ ऊपर रहेगा और बाकी सब बच्चे वर्षा के लिए ताली बजाएंगे। बजाओ, कंजूसी क्यों कर रहे हो? दिस इज केमिकल रिएक्शन ऑल्सो, दिस इज केमिकल इक्वेशन ऑल्सो। वेरी गुड बेटा, चाहिए कॉन्फिडेंस, इसके लिए ताली बजिए। आंसर सर करेक्ट है इसके लिए नहीं, आंसर बताने का कॉन्फिडेंस है वो। यस है तो है, करेक्ट है, शी नोज, मुझे पता है ये है तो है। आधे लोग को तो ये पता भी होगा तब भी हाथ नीचे रखा होगा, क्योंकि सवाल उस तरीके से पूछा गया था। दैट मैटर्स। क्यों आप सबको ऐसे लग रहा है कि ये कुछ एक ही चीज है, जैसे कि केमिकल इक्वेशन है किसी को लग रहा होगा, या किसी को लग रहा है बस ये केमिकल रिएक्शन है? क्यों आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये केमिकल इक्वेशन भी है, ये केमिकल रिएक्शन भी है? यस एनीवन? इतने सबने हाथ नहीं खड़ा किया था, मतलब कोई भी आंसर कर सकता है, तो हाथ ऊपर करके बता दो। देखो, डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज, फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। yes. क्यों आपको लग रहा है? यस कोई आप में से बताओ। रितिका, क्या लगता है ये केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है? अब तो मैंने बोल दिया दोनों है, चलो ठीक है, लेकिन तुझे क्या लगता था वो सवाल पूछने से पहले? ये रिएक्शन क्यों नहीं है? अपने मन की जो भी बात है वो बताओ भाई। तुमने सोचा ना कि यार नहीं, तुमने अपने दिमाग में कुछ तो सवाल खड़ा किया होगा, कुछ तो उसका सॉल्यूशन बनाया होगा अपने ही दिमाग में कि नहीं ये बस केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन है। क्या उसके पीछे की सोच क्या थी? लेट मी नो दैट। व्हाट वाज दैट? यस एनीवन, लाइक मयंक, व्हाट यू थॉट बिफोर दिस? व्हाट इट इज? ओनली इक्वेशन, इट इज नॉट रिएक्शन। व्हाट इज द रीजन दैट इट इज नॉट रिएक्शन? Don't you find here chemicals are being mixed? I thought practically when it is done, it is called. It can be done practically as well. I'll show you in lab. See, sit down. Here I want to know how much your basics are clear. Listen carefully, everyone. भाई जब मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पे दो चीजें जुड़ रही है प्लस साइन के साथ, इसका मतलब ही है दे आर रिएक्टिंग केमिकली विथ ईच अदर। ये लिखने का जो तरीका बनाया है ये बना ही उस चीज के ऊपर है क्योंकि ये केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज यहां पे कुछ प्रोडक्ट नहीं बनता। आ रहा है समझ? व्हेन यू आर फाइंडिंग कि यार ये दो चीजें मिल करके कुछ एक चीज बन रही है, यानी कि यार उन्होंने बॉन्ड बना लिया, और जब उन्होंने बॉन्ड बना लिया दैट डज मीन दे हैव रिएक्टेड केमिकली विद ईच अदर। अरे यस और नो? तो ये रिएक्शन तो है ही, उल्टा ये रिएक्शन ज्यादा है अभी फिलहाल के लिए। ऐसे दोनों है, ये रिएक्शन भी है, केमिकल इक्वेशन भी है और केमिकल रिएक्शन। लिसन केयरफुली। लेकिन अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं ये केमिकल रिएक्शन 100% है, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन अभी पूरा नहीं है। एग्जैक्टली इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब ही होता है दो चीजों का इक्वल होना। LHS इज इक्वल टू RHS, इक्वेट, बैलेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क्स हियर। कल ही मैं बच्चों को बता रहा था, भाई अगर तेरे पास 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध ले सकते हैं बाजार से, ठीक है, कोई बुरा काम, 2 लीटर दूध ले लिया, बुरा काम अब होगा उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। अरे 2 लीटर दूध लिया, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। वेर 2 sides are exactly equal, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हो, मैं ये बोल सकता हूँ ना भाई कि 2 + 3 = 5 है तो है। 2 और 3 को मिला दो
5 ही बनेंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसे ही केमिकली जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि जब चीज़ें रिएक्ट करती है ना एक दूसरे के साथ, तो जो उनसे प्रोडक्ट मिलता है, तो रिएक्टेंट वाले के मास में और प्रोडक्ट के मास में कोई फर्क नहीं होता, अति भर भी कुछ भी चेंज नहीं, चाहे वो कितने ही अपना कलर बदल दे, अपना शेप साइज कुछ चाहे बदल दे, लेकिन मास पे कभी फर्क पड़ता। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टेक्स प्लेस। दैट्स वाई ये इक्वेशन की फॉर्म में बुलाने लगे उसे। एंड देन हाउ इट स्टार्टेड, they started calling it chemical equation. Okay, and because of that only we are able to balance those equation and write down in our notebook without actually forming the reactions or doing them practically in lab. So हम चीज़ों को अब इतना समझ चुके हैं, इतनी केमिस्ट्री हमने अच्छी बना ली है, पढ़ ली है कि हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन को बिना करे भी हम पेपर पे ही समझ सकते हैं कि उससे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, अमाउंट के साथ, मास के साथ, वजन, हर चीज़ के साथ। तो ये कैलकुलेशंस ने हमारा काम आसान कर दिया ना। हर बार केमिकल लेके खेलते बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे भाई कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे 10,000 लीटर कोई केमिकल बनाना है, कितना, 10,000 लीटर, तो क्या मैं पहले 10,000 लीटर टेस्टिंग करूँगा? मुझे रिएक्शन पेपर पे ही टेस्ट करनी है, कंप्यूटर में ही टेस्ट करनी है, तो 10,000 लीटर कन्फर्म बनेगा ही। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन। तो हर चीज़ के लॉज है, हर चीज़ की पढ़ाई है। हमने किस लिए की? ताकि हमारा काम आसान करने के लिए। हाँ, नाम अलग अलग है, वो हमारे समझदारी के लिए, और कुछ भी नहीं। इक्वेशन बोल दिया, इक्वेट करना सीख गए बोथ साइड, ठीक है। रिएक्शन बोलते हैं तो बस बोलते थे कि भाई ये चीज़ के साथ रिएक्ट हो रही है, बना रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते थे, मैग्नीशियम Mag, है ना, स्पेलिंग के साथ NeSium, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। लेकिन उसमें समझ नहीं आता था कि कितने ऑक्सीजन। यहाँ पे समझ आ रहा है O2, कि भाई ऑक्सीजन उसके डायटोमिक स्टेट में स्टेबल होता है, 2 ही ऑक्सीजन हमेशा आएंगे और इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, अंतर बस इसका ही है दोनों एक ही। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, है दोनों एक ही। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये एक ही। इसको आप केमिकल इक्वेशन बोल दो, इसको आप केमिकल रिएक्शन बोल दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। मैं दूध की बात कर रहा था, 2 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पानी डाल दिया, जो मिश्रण मिलेगा, मिक्सचर जो मिलेगा बेटा, पहचान पाओगे? दूध अलग है, पानी अलग है ना? दिखेगा तब भी दूध की तरह ना। हाँ, थोड़ा शायद आपको वो टेस्ट में अलग महसूस हो, लेकिन हमने अभी टेस्ट नहीं किया है, हमने देखा है सिर्फ आंखों से। टोटल जो मिश्रण मिलेगा 2 लीटर दूध और 1 लीटर पानी को, कितना लीटर मिलेगा? 3.5 लीटर मिलेगा। 3.5 लीटर, 2.5 लीटर मिलेगा? नहीं, 5 लीटर मिलता होगा। कभी भी ऐसा होगा भाई? 2 + 1 किया तो 3 ही। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टेल यू कि भाई रिएक्टेंट में जितना टोटल मास बनेगा, हर एक रिएक्टेंट का मिलके उतना ही प्रोडक्ट में भी होता है। दैट्स व्हाई दे आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अरे यस और नो? आ रहा है बेटा सबको समझ? ठीक है, इतनी कहानी है। और इसी कहानी को समझने के लिए एक बहुत प्यारा सा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम अभी नहीं करेंगे। हम सारी एक्सपेरिमेंट की लिस्ट लिखने वाले हैं और उसको एक ही बार परफॉर्म करने वाले, क्योंकि 10 बार अलग अलग सेटअप हम नहीं लगा सकते हैं ना। तो हमने उसके लिए एक सेशन रखा है आज, वहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि SSC के बुक में दिया हुआ है। देखो, द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे केमिकल्स अपने पास है। सो विल परफॉर्म दिस रिएक्शन। और यहाँ से हमें बस ये चेक करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शंस में सच में काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसका वेरिफिकेशन, इसका प्रूफ आपको ये रिएक्शन देगी, जो कि हम करेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशन वाले इसमें, ठीक है, पार्ट में, आज के दिन के। ओके, एनीवेज, अब क्या आपको केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है या क्या चीज़ है, ये समझ में आ रहा है? हाँ, आपके दिमाग को समझ रहा है कि भाई हाँ, केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। रिएक्शन बोलो तो ये चीज़ गलत हो जाएगी क्या? दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन के कुछ लिमिटेशंस है, उसे अभी तक इक्वेट नहीं किया है ना, बस लिख दिया है, वर्ड फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इक्वेशन वर्ड अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मेक श्योर करेगा कि इसमें जितना LHS में मास उतना ही, तभी तो इक्वेशन बोला जा रहा है। अंडरस्टूड? आर यस और नो? यस सर। अब देखो यार, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, लिखना समझते है ना। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको केमिकल्स भी मालूम होने चाहिए, है ना। आपको मैग्नीशियम मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन मालूम होना चाहिए, उनकी स्टेट्स मालूम होनी चाहिए। ओके, जैसे इस साधारण रिएक्शन को समझते जो कि हमारे बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है।
यहां पे बेटा मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। कितने? देखो सर ऑक्सीजन भी 1 ले लो ना, काम आसान करो, 2 क्यों लिखते हो? तो कुछ चीजें नेचर में वैसी है तो वैसी ही रहेगी, उनको अपन बदल नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन हमेशा अपनी डाई एटॉमिक स्टेट में स्टेबल रहता है। सर ये डाई एटॉमिक स्टेट क्या होता है? यानी कि एक साथ 2 ऑक्सीजन रहेंगे तभी आराम से जिंदगी बिता पाएंगे। अकेला एक ऑक्सीजन, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कभी भी स्टेबल रहता तो कभी भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेने वाला, हाँ ओजोन वाली रिएक्शन में लेगा, लेकिन वहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट रे इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल एनर्जी। करेंगे बात आगे। फिलहाल नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन नहीं रहता, ये हमारे काम का, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। पर कौन करता है? O2। O2 करता है। बहुत सारे अलग अलग बेटा एटम्स होते हैं, एटम्स यानी कि यही कौन एलिमेंट्स जो अपनी डाई एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होते हैं, उनके नाम बता सकते हो? हाइड्रोजन, एग्जैक्टली। कैसे रहता है? H2 गैस, ये सब गैसीय स्टेट में है। और कौन है बताओ? नहीं, क्लोरीन है नहीं। और कौन है? इतना ही पता आपको? और कौन से गैसेस जो अपनी डायटोमिक स्टेट में स्टेबल रहते हैं? नाइट्रोजन, यस। और नाइन्थ में केमिस्ट्री आप लोगों की सबकी वीक रही है क्या? तभी दिख रहा है वो आपके चेहरों पे। ठीक, आई विल मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपकी 10th क्लास बढ़िया निकल जाए। सुनो ध्यान से। अब भाई अपनी दूध पानी वाली कहानी जो है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, ऐसा समझ लो। ओके, जितना मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन टोटल होगा उतना यहाँ पे प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलना चाहिए। सी दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन इज बीइंग रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीडाइज कर देता है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। आ रहा है समझ? आगे जब चैप्टर में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन, उसके बाद में एंड वाले हिस्से में आपको मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट अस वेट फॉर दैट पार्ट, है ना। अभी मैं ऑक्सीडेशन डिस्कस नहीं करता हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन इतना समझो, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। बेसिकली ये दोनों रिएक्ट होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? लेकिन ये रिएक्शन जो है, ये जब नेचुरली ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी तो इस तरीके से बनाएगी, बराबर, मैग्नीशियम MgO की फॉर्म में। ओके, फिर आप बोलेंगे सर ये तो O2 था, ऐसा MgO2 होना चाहिए, ऐसे कैसे? सर यहाँ पे हमें कुछ छोटे मोटे 4-5 और बात को समझना पड़ेगा, जिसको मैं भी आपको सवाल के फॉर्म में पूछता हूँ, आप बताना आपको मालूम है कि नहीं है, तो वो टॉपिक डिस्कस करके फिर आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अभी किसी ने बोला वैलेंसी, कितने लोग जानते हैं क्या होता है ये चीज? हाउ मेनी ऑफ यू नो प्रॉपरली व्हाट इज वैलेंसी? रेज योर हैंड। डोंट वरी, आई विल नॉट आस्क यू और आई विल नॉट टेल यू टू एक्सप्लेन इट हियर, बट रेज योर हैंड इफ यू, लेट मी जस्ट सी हाउ मेनी ऑफ यू आर नोन टू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकियों को नहीं पता, किसी को 8 बच्चों को खाली मालूम है वैलेंसी क्या होती है। दिशा बताना चाहती है? बताओ बताओ, बता दे। हां, तुला जसं कळतं तसं सांग बाळा। हां, हेलियमची 0 असते। नाही नाही, बरोबर आहे, हेलियमची 0 असते। का असते 0 हेलियमची? यस, क्या हुआ ते नको सांगू, हे तू पाठ करून आलेली आहेस, है ना, रट्टा मार। सोडियमची किती असते? हाँ 1। यस, तूने हाथ ऊपर किया था। स्टैंड अप, स्टैंड अप। अच्छा, किस किस को लगता है कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसे वैलेंसी बोलते हैं? देखो,
लास्ट सेल में अगर किसी एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। लास्ट सेल में किसी एलिमेंट के अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 6 हो गई क्या? कितनी होगी उस केस में? 2 होगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी। सिट डाउन। वैलेंसी इज बेसिकली बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ। अच्छा, कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है वैलेंसी को? एक और मौका दे देते। यस, जिसको पता है। हाँ सर, ऐसा ऐसा। यस, ट्राई। कोई नहीं, मैं ही बताऊं? सो व्हाट इज वैलेंसी? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ नियरेस्ट नोबल एलिमेंट। सर कुछ नहीं समझ आया, जरा फील दिलाओ, अच्छे से बताओ। तो अच्छे से सुनो भाइयों। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, एकदम बेसिक। कितनी वैलेंसी दिशा की सब पार्ट? या हाँ, नाद नाही करायचा। हायड्रोजनकडे किती इलेक्ट्रॉन असतात दिशा? एकच इलेक्ट्रॉन असतो। अगर हम समझे यहाँ पे तो हम ये जानते हैं बेहतर तरीके से कि यार अगर इसको अगर नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनना है तो इसका नियरेस्ट नोबल एलिमेंट कौन है? बताओ मुझे। हेलियम है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक दुनिया का एलिमेंट एक ही चीज अपने जिंदगी में करना चाहता है, वो है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना, अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनना चाहता है। सो नोबल एलिमेंट्स आर आइडियल फॉर ऑल द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ओके, एक्सेप्ट नोबल एलिमेंट्स। तो वो आइडियल है, सब उनकी तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, सेटिस्फाई होना चाहते हैं, ऑक्टेट डुप्लेट अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, all the atoms, all the complete periodic table, if you see everything except noble gases, 18th group है ना? किस किस को आता है periodic table? अरे यार सर छपरी नॉलेज लेके आके बैठे यार क्लास 10 में। इतना मतलब मेरे को केमिस्ट्री आपको 10th में नहीं, मेरे को आपको 7th 8th से पढ़ा के आना पड़ेगा फिर इतना। चल ठीक है। चल ए अस्मित, ए सुन बेटा ध्यान से। हेलियम नोबल है क्योंकि उसकी शेल की कैपेसिटी फुल हो रखी है, विच इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल की इतनी कैपेसिटी होती है। ऑर्डिनल नंबर पता है सबको? ऑर्डिनल नंबर क्या फार्मूला होता है बेटा उसका? उगाच सायन्स घ्यायला सांगितलं ह्याला, आज नसता प्रश्न विचारते सर। 2n²। ओके, ऑर्डिनल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। 9th के बच्चे नालायक को कितने बार पढ़ा होगा? याद कुछ रहता नहीं। इसमें आप n में शेल का जो भी नंबर है वो डाल दो, आपको उस शेल की कैपेसिटी पता चल जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ? जैसे पहले शेल की बात करें तो 2n² में बेटा n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। तो पहले शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2। तो इनके पास एक ही शेल होती है नालायकों के पास, हाइड्रोजन और हीलियम के पास। और कोई ऐसा आपको पता है एटम जिसके पास बस एक ही शेल होती हो? पता है क्या? पता है क्या? क्या इसके बाद जितने सारे एटम्स है सबके पास 2 एंड मोर शेल्स है? एक ही शेल रहने वाले ये 2 ही नालायक है। कौन कौन? इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? सबके सब गलत। फिर एक बार कहाँ से पढ़ के आ तो कौन से स्कूल से पैसे भरतात ना। हेलियम छोटा है, हाइड्रोजन नहीं। ये गलत फहमी मत पाल लेना कि पीरियोडिक टेबल में पहले पोजीशन पे यह आता है, सेकंड पे आता है तो ये सबसे छोटा है। डजंट हैपन्स इन दैट वे। हेलियम छोटा है क्योंकि बेटा व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड इन अ शेल, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम increases. Because of this phenomenon, the shell is contracting towards nucleus, shrink हो जाती है शेल, जिससे उसका साइज कम हो जाता है। और ये चीज आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़नी है, आपको याद रखना। जैसे नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल
बढ़ते जाते, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच एटम श्रिंक होता जाता है, एटॉमिक रेडियस कम डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है तो एटम की साइज छोटी होती जाती है। आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं हम लोग, लेकिन समझो ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है, इनको लेकर के हम चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। बेसिकली एक टॉपिक की वजह से दूसरा बाहर निकल रहा है, दूसरे की वजह से तीसरा बाहर निकल रहा है, लेकिन निकलने दो, आपकी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। अरे यस और नो? तो हेलियम छोटा होता है सबसे, हाइड्रोजन नहीं। हो गई एक और बात आपको सीखने मिल गई, ठीक है, एडिशनल याद रख लो, क्योंकि हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से फोर्स बढ़ जाता है तो शेल कोलैप्स हो जाती है न्यूक्लियस की तरफ। आ रहा है समझ बेटा? अब सुनो, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन जो है ना नाल कि इसके जैसा बनना चाहता है, किसके जैसा? हीलियम जैसा। लेकिन हीलियम जैसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में? सर पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छे बिजनेस करने पड़ेंगे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको बहुत कुछ नहीं करना, इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। देखो ना, ये इसके पास देखो सेम पिक्चर है, बस इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी H नहीं He बन जाएगा। आपको पता है सूरज में यही होता है, सन में, सन। क्या आपको सच में लगता है सूरज होता है? नासा ने एक टॉर्च हीटर लगा रखा है नवंबर तक उसकी बैटरी खत्म हो जाती है वो हमको गर्मी देता है, पागल बना रहा है नासा में। एक टॉर्च हीटर लगाया उन्होंने ऊपर सूरज होता नहीं है पता है क्या आपको? ये पता है क्या? अरे मैं जो बोल रहा हूँ नहीं पता आपको? पता है, वो सब पता है, वैलेंसी नहीं पता पता था, मैं ऐसे कुछ तो बोलूंगा इसलिए नहीं बोल रहे थे बच्चे अच्छा, ये हीलियम जो है ना, हाइड्रोजन है ना, हीलियम की तरह बनना चाहता है, ठीक है। आते हैं सिलेबस पे वापस, टेंशन मत लो। तो अब जो बच्चों आप दिमाग में डाल के रखते हो, मतलब ये लास्ट बेंच पे क्या बेटा तेरा नाम? आरव। जैसे आरव ने अभी बताया था, आरव ने क्या बताया था बेटा कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंसी बोलते हैं, जो कि गलत डेफिनेशन है। ओके, इट्स ओके, लेकिन इसे ट्राई तो किया। फिर सही डेफिनेशन क्या है सर? मैंने बताया पहले, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू बिकम लाइक इट्स नियरेस्ट नोबल एलिमेंट। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। अब ये चीज क्या होती है सर कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिखेगा नहीं कोई, ध्यान से सुनना। और एक बार आज वैलेंसी सीख लो, कभी वापस भूलने का नहीं। 11 12 कहीं भी पढ़ने जाओ, हर जगह पे काम आने वाली है, ये फंडामेंटल्स है, बेसिक चीजें। अब हाइड्रोजन के पास क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 नहीं है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही है, ध्यान से सुनना, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 1। इसको अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। हो रहा है फिल? क्या बोला मैंने? क्यों इसकी वैलेंसी 1 है बेटा? क्योंकि ये इसके नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनने के लिए इसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। लेकिन बच्चों ने क्या याद रख लिया? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैलेंसी 1 है। सो इट इज नॉट लाइक कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम रिप्रेजेंट्स इट्स वैलेंसी। नो, it is the number of electron they require in order to fulfill or complete their shell capacity to become like a noble element. वो जो number of electron चाहिए उन्हें, that is called as combining capacity of an atom. Is that very very clear? Yes sir. अब जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, किसकी बात करें? क्या सर ये रिएक्शन पढ़ा रहे थे, किधर आ गए? ये रिएक्शन तो रहेगी बाजू में, हाँ रिएक्शन बाजू में ही रहेगी, बाजू में रखना पड़ेगा उसको। आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, सुनो ध्यान से। बात करते बेटा किसकी? अरे बोलो, ए बोर हो रहा है क्या? यस और नो? यस यस और नो? सोडियम, सोडियम क्या होता है बेटा? Na। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कोई बता सकता है? यस
एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। सोडियम का उधर वो अनुपध्याय है, ये क्या होता है हाँ अनुपध्याय इज लाइक ये क्या पूछ लिया मेरे को तो ये नाम ही नहीं मालूम वो तो आंसर बता रही है मैं सुना आज रहा हूँ क्या पूछा था मैंने? नहीं एनिए का क्या पूछा था? Hence proved एनिए का क्या पूछा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चीज़ होती है बेटा, क्या क्या सिखाऊं तुमको? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 सर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इतना बड़ा है। हाँ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा है एटम सोडियम। पर नंबर ऑफ शेल इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे है 2 8 1 KLM, शेल्स को नाम देते हैं ना हम KLM। कहाँ तक दे सकते हैं? ABCD Z तक शेल रहेगी KLM, हाँ कहाँ तक रहेगी? किसको पता है इसका आंसर? कितनी शेल्स होगी मैक्सिमम? वापस हमारे स्कूल में थे सर, हमको KLMN तक बताया था, मतलब 4 होगी। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो जो बड़ा से बड़ा एटम है, क्योंकि एटम की साइज बढ़ती है एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से, जो कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से बढ़ती है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एटॉमिक साइज आल्सो, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखिए तो बेटा 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स आर देयर एंड 7 पीरियड्स आर देयर। ओके, 7 पीरियड का मतलब होता है जैसे आप एक एक पीरियड में नीचे जाते हो वैसे नंबर ऑफ शेल एटम की बढ़ती जाती है। तो मैक्सिमम कितनी रहेगी? 7। उससे बड़ा कोई हमारे पास पीरियड ही नहीं है हमारे पीरियोडिक टेबल में। आ रहा है समझ? तो उससे बड़ा कोई एटम एग्जिस्ट ही करता। लेकिन अभी खोज बढ़ चुकी है, हमारे किताबों में जो छपा हुआ है पीरियोडिक टेबल वो 7 पीरियड का है, लेकिन अभी मार्केट में जो अभी फिलहाल चल रहा है वो 8 पीरियड का है। सो अभी के हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से, अभी हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से सबसे बड़े एटम में शेल्स कितनी होगी? 8 होगी। रहेगा याद बेटा? अरे यस और नो? तो सोडियम को देखो, दिख रहा है सोडियम? अब ये सोडियम में यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी कितनी हुई? अबे कैसे कह रहे? मैंने ये बोला था क्या कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी होती है। मैंने क्या बोला था? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि अब इसको 8 अगर पूरे करने तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? तो फिर एक बार यहां पे हिसाब किताब जरा ध्यान से समझो, सबके कान खुले होने चाहिए, यही बात पे आ रहा हूं। अब क्योंकि इस मैंने जो पहले बात बताई उसको ऐसा ना समझ लेना कि यार इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी वैलेंसी भी 7 हो गई, ऐसे नहीं होती कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसलिए वर्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत मैटर करता है। अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकता, रादर ये क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, किसी को दे देता है, जैसे क्लोरीन। तो अपने आप इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? क्योंकि एक तो लास्ट वाला चला गया ना, ये शेल ही पूरी खत्म हो जाती है। 2 और 8 यानी कि ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। आ रहा है समझ? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी में हमको यह समझना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले या दे रहा है अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनने के लिए। वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा आपकी वैलेंसी ऑफ एन एटम। आया बेटा समझ? क्या इन दोनों एग्जांपल्स के साथ आपको ये क्लियर हो पा रहा है कि वैलेंसी असल में है क्या? बहुत अच्छे से। अगर मैं कोई और एटम आपको दे दूं तो आप बता पाओगे मुझे उसकी वैलेंसी कितनी होगी? है ना? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत। हाँ, कुछ का आपको पूछूंगा भी, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल ये रफ कर दूं फिलहाल। ये इस पे आते हैं अपन वापस। हाँ,
क्लोरीन की बात कर लेते हैं, इसका ही सगा भाई है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ इसका भाई? इसका सगा भाई नहीं है, सॉरी, इसका पार्टनर है। बताता हूँ, सुनो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 287। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हुई? Q1, बोलो सब बोलो। अच्छा कोई खड़े होके बताएगा? शिवराज। सर उसको एक DLS प्रोपोनेंट बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब वो साथ छोड़ेगा तो क्या इनके पास दिमाग होता है, मन होता है कि ये सोचता है एक यार एक को लेने के लिए मैं 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं नहीं दे रहा? ऐसा ये सोचता है? एटम सोचता है? डू हैव ब्रेन इन देयर न्यूक्लियस? न ऐसा कभी होता? तो फिर ऐसे कैसे क्या होता है कि वो बराबर 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं, एक ही लेता है, और ये बराबर एक छोड़ देता है, 7 लेता नहीं है? ये कैसे होता है? हाउ दे आर एबल टू थिंक दिस एटम्स? सो एटम डोंट थिंक, दे बिहेव बिकॉज ऑफ द फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द दोज आर electrostatic forces of attraction and repulsion where, सुनो ध्यान से, बता दो, बेसिक केमिस्ट्री बोलो, चबा के खाएंगे कच्चा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तीन से हाँ यस, आता हूँ। उसी के बाद फिर क्या बनते? कोवैलेंट बॉन्ड्स। अरे जहाँ पे आयोनिक की औकात खत्म हो जाती है भाई, उधर से कौन से बॉन्ड बनते हैं फिर? खत्म कहलाता उसके ऊपर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ सुनो, तो ये तो अपने को पता चल गया भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी काम कैसे करती है, कि भाई वैलेंसी है क्या। अब उसके रीजन को समझते हैं। मैंने अभी इसके कुछ देर पहले आपको बताया था कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, वैसे क्या चीज बढ़ती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। देखो जितना इलेक्ट्रॉन अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, ये दिमाग में रख दो, अपोजिट चार्जेस हो या अपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट हो, हमेशा अपोजिट एंड सिमिलर, ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में दोनों में काम करती है। समझ में आ रहा है? देखो यार ध्यान से सुनो, मैंने बोला ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कहाँ पे? मैग्नेटिज्म में, दोनों जगह पे काम करती है। क्या चीज? अपोजिट, सिमिलर, रिपल्स। ओके, सो दो तरह की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। उपाध्याय समझ रहे ना? तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना आउटर मोस्ट शेल में बढ़ जाते हैं, या इनका काउंट अगर इंक्रीज होता दिखता है, तो मैंने बोला उस वजह से जो फोर्स, चार्जेस क्योंकि बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली चार्जेस, है ना, वेरिन इन न्यूक्लियस देर आर पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड, इतना टाइम लगता है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स आर इस चक्कर में हर बच्चा फंसता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स आर, श्रेया कॉन्फिडेंस इज ढगत। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर negatively charged. Then who is negatively charged? Electrons are. Where they are? They are in the shells. They are orbiting, है ना, around the nucleus of an atom. अच्छा, ये जो पूरा एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, इसको बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोर्स। आपका भरम जल्दी टूटने वाला है, 12th फिजिक्स पढ़ना। मतलब ऐसा एटम ऐसा, हाँ नहीं छी ऐसा ही होता है। मैं नहीं बोलूँगा ऐसा नहीं होता, एटम ऐसा ही होता है। पढ़ो ऐसे 2 साल और। बचपन से यही तो हुआ है आपके साथ। LKG, नर्सरी, UKG वहाँ पे पढ़ रहे थे, प्राइमरी सेक्शन तक नंबर्स बड़े प्यारे लगते थे। 1 2 3 100, आई नो नंबर स्टिल 100। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5वीं में आ गए इंटीजर्स। नंबर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, नंबर तो निगेटिव भी होते हैं। मिल गया बॉम्ब। अरे अब तक क्या पढ़ रहे थे? ऐसे अब तक ये पढ़ रहे हो, एटम है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। 12th में आगे पता देयर इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
इलेक्ट्रॉन बादल बना के घूम रहे हैं। होने वाला है, भरम टूटने वाला है, रुको जरा 2 साल और। ठीक है एनीवेज बेटा, लेकिन इसी स्टेप वाइज पढ़ाई करने में ही हमारी भलाई है, इसलिए ऐसा सिलेबस आपका बनाया गया है ताकि हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाए, समझ पाए। एकदम कोई चीज़ आप सीख नहीं सकते है ना। चलो खैर, आते हैं सब बातें खत्म करके हमारे टॉपिक के ऊपर। बैलेंस क्लियर हो गई सबकी अच्छे से? तो बेटा जैसे, क्योंकि तो इनके पास कोई दिमाग मन होता नहीं है, ये सब फोर्सेस के कारण चल रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे फोर्स बढ़ता है, तो ये छोड़ नहीं पाते अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये छोड़ना ही नहीं चाहते। फोर्स ज़्यादा है ना, छोड़ेगा कैसे? नहीं छोड़ेगा, फोर्स कम है ना, वक्त आउटर मोस्ट शेल को पकड़ के रखने के लिए उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर वाली शेल, किसी की सेकंड हो सकती है, किसी की थर्ड हो सकती है, किसी की सेवंथ हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द एटम। ये बेसिक एटॉमिक थ्योरी है पूरी, बेसिक एटॉमिक थ्योरी सबकी क्लियर है? आते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस पे। चलो खैर, ये कुछ बातें हमने करी वैलेंसी वगैरह इसके। ये क्यों किया था अपन ने सब? हे। मैं भूल गया, ये क्यों किया था हमने सब डिस्कस? आते एमजीपी आते सब याद आ जाएगा अपने आप। फिर चलो, हाँ क्या थी रिएक्शन बेटा? खाली एमजीओ 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। जो बेटा ऐसा फोर्स होता है जो मैग्नेटिक फोर्स के वजह से अप्लाई होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण बना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है। ये चीज़ कहाँ पे होती है? ये हर जगह पे होती है। इसके लिए एक लॉ है बहुत प्यारा सा, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओर्स्टेड। ओके, वो ओर्स्टेड एक टेबल पे अपने काम कर रहा था, एक दिन अचानक उसको ये एक्सपीरियंस करने मिला। ठीक है, तो एक्सीडेंटल ये रिसर्च हो गई। हाँ, बहुत सारी रिसर्च एक्सीडेंटल हो जाती है। तो फिर ओर्स्टेड ने ये फाइंड किया कि भाई व्हेनेवर अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो हमने इसको राइट हैंड थंब रूल से समझा कि भाई जब भी किसी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा हो, उस दिशा में अगर अपनी हम थंब को आउटस्ट्रेच कर दे और बाकी 4 फिंगर अगर उसके अराउंड कर्ल करे, तो जिस दिशा में थंब दिखा रहा है वो अगर करंट के बहने की दिशा है कंडक्टर में से, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाते हैं उसके अराउंड। पता है ये सब थ्योरी? ओके, तो बेटा ये जो है ना राइट हैंड थंब रूल है। खैर, ये ओर्स्टेड ने हमें बताया कि कैसे भाई किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये उनकी मूलभूत प्रॉपर्टी है, ये होता ही है दुनिया में, ऐसा नेचुरल चीज़ है। क्या कि जब भी करंट पास होगा किसी कंडक्टर से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो सर इतनी सारी वायरें यहाँ पे लगी हुई है, तो क्या इन सब में भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? बनती है। तो क्या ये ऐसे मैग्नेट की तरह चिपक पाएंगे? इस वायर को नहीं चिपक रहा सर, यहाँ पे तो होनी चाहिए। तो इतनी स्ट्रांग वो नहीं है, लेकिन हम उसकी कॉइल बना करके उसको उतना स्ट्रांग बना सकते हैं, विच इज देन कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट की ही तरह काम करता है, जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट होता था पत्थर का, आयरन, निकेल और कोबाल्ट को मिल करके जो बनता है, उसी मैग्नेट के जैसा ये मैग्नेट भी अपनी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वहाँ पे उस कंडक्टर में जो है ना, उस मेटल में जो है ना, मैग्नेटिक डोमेन्स क्रिएट हो जाते हैं। मैग्नेटिक डोमेन क्या होती है उसकी बात कभी और करेंगे, अभी शॉर्टकट में समझाता हूँ। तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो इलेक्ट्रिक करंट पे पैदा हो रही है। मैग्नेटिज्म जो है उसकी किस पे पैदा हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट पे पैदा हो रही है। तो उस मैग्नेट को अपन बंद चालू कर सकते हैं। मतलब सोचो आपके पास मैग्नेट है और चाहते हो आप उसकी, आप बटन दबाए उसकी मैग्नेटिक शक्ति चली गई, बटन दबाए उसकी मैग्नेटिक शक्ति आ गई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड और कॉइल is called as electromagnetism. It is exactly similar to a magnet. Magnetic fields are also exactly similar to magnet. There are also 2 poles, okay, north and south. Outside the magnet it goes north to south, inside the magnet goes south to north. पता है सारी थ्योरीज आपको? बेसिक है, ये आ रहा है समझ? लेकिन ये सवाल क्यों पूछा अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हैं सब बच्चे? समझते हैं क्या? क्या कैसे समझते हैं बताओ? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स?
बहुत बेसिक और फंडामेंटल बात है, ऐसे ही इसको याद रखना, ठीक है। दो चीजें होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सिंपल है, ध्यान से सुनो। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब मोशन में। So when electrons are in motion, then it is called electrodynamics. When electrons are steady, not moving, then it is called as electrostatic. आ रहा है समझ? तो बेटा अगर किसी एक नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट की बात करें, जैसे बच्चे स्कूल में स्केल लेकर के वो बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हुए आपने सबने किया है ना, बराबर देखा तो सबने होगा ही, किया नहीं होगा तो हाँ। क्यों वो पीसेस ऑफ पेपर, बीट्स ऑफ पेपर जो स्केल के टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसको तेल लगता था बाल का, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन द स्केल वॉज बींग चार्ज्ड, इट वॉज चार्जिंग अप। चार्जिंग अप यानी कैसे, क्या उसके ऊपर के जो बेटा सारे चार्जेस हैं वो एनर्जाइज होने की वजह से फ्रिक्शन के कारण उनके अपोजिट वाले चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगेन अपोजिट अट्रैक्ट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्या, ये अपने जगह पे ही है। दैट्स व्हाट दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड देयर आर टू मोर फेनोमेनॉन्स एसोसिएटेड विद दिस इज, these आर इलेक्ट्रोस्टैटिक, डायनेमिक, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें आती है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी फिलहाल, क्या, अट्रैक्शन, रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी अगर सिमिलर हो तो रिपेल करते हैं। दो बलून लेना, ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। दीवार को बलून घिसना, फट करके फटना इतना जोर से नहीं, या ऐसे कपड़े के ऊपर जैसे पर्दा लगा है, दोनों बलून, इस लड़की ने एक बलून लिया, ठीक है, और इस लड़की ने एक बलून लिया, दोनों को मैंने अलग अलग खिड़की पे जाके घिसने के लिए बोला, ठीक है। दोनों आए और दोनों बलून को ऐसे नज़दीक पकड़ा, कभी भी चिपकते नहीं, ऐसे दूर भाग जाते हैं बलून्स, करके देख सकते हो, ठीक है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप जरूर कर सकते हो। तो दोनों बलून ऐसे दूर जाते नजर आते हैं, चिपकते नहीं एक दूसरे को, ऐसे चिपकाओ, आपके फोर्स से चिपक जाएंगे, हाथ निकालो ऐसे फ्लाई हो जाएंगे दूर, ऐसे बस उसका ये पकड़ना है, बलून जहाँ पे टाई करते हैं ना हम लोग फुला के, उसको पकड़ना है, नज़दीक लाना है, बलून दूर भाग जाते हैं। इमेजिन हो रहा है क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि दोनों बलून का मटेरियल सेम है, तो दोनों के ऊपर का चार्ज भी सेम है, तो दोनों चार्ज एनर्जाइज होने की वजह से बेटा सिमिलर चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। इट इज प्रूफ that how charges behave. Again, this is electrostatic force of repulsion. Scale orbits of paper, electrostatic force of attraction. आ रहा है बेटा समझ, ठीक है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ जो कि चार्जेस के कारण पैदा होता है, और वही एटम्स के अंदर भी होता है। उसके अंदर भी तो चार्जेस है ना, माइनस प्लस, किधर है, पॉजिटिव चार्जेस आर इन न्यूक्लियस विथ प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस आर इन द शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सारी थ्योरी? कोई यहाँ पे किसी का डाउट सवाल अभी तक अपन ने चैप्टर की शुरुआत भी की, वो अपने करने की है, उसको करने के लिए जो तैयारी है वो अभी तक चल रही है, ठीक है। चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अच्छा, अपने बेसिक बात हमने की थी कि भाई केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है ना, व्हाट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम, हाउ वी रिप्रेजेंट इट। हाँ, राइटिंग केमिकल इक्वेशन पे हम आकर के रुके थे। आ जाए टॉपिक में, फिर अभी करें स्टार्ट। तो केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को भी अगर हमें लिखना है तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बोला हमको मालूम होनी चाहिए, जैसे वैलेंसी में पता होनी चाहिए वगैरह, है ना, कि ये यार मुझे समझ आए कि ये MgO ही क्यों बना हुआ है, ये MgO2 क्यों नहीं बना हुआ है। एनीवन, कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकता है? अभी तक जितनी नॉलेज अपने को आ गई है, आपको पहले कुछ पता होगा उसके बेसिस पे, ये बता सकता है कोई? और मैं देखना चाहता हूँ, और कोई है क्या? नहीं है? हाँ शिवराज, चल तू ट्राई कर, फिर तू बताना। बताओ, स्टैंड अप। क्यों MgO ही है, MgO2 क्यों नहीं है? बेसिक सवाल, बहुत सिंपल, हाँ, जिसके बारे में इतने देर तक हमने इसके पहले चर्चा भी की। यस यस बेटा, क्या है शिवराज? बुक में क्या ढूंढ रहे हो, वहां पे कुछ नहीं है? ठीक है, सांग, तुला काय सांगायचं सांग। तो ओवरऑल बात एक वर्ड में अगर क्लोज कर दूं तो बोल सकते हो वैलेंस इज रीजन फॉर दिस। अरे सर नो, इतना आंसर मैं चाहता था आपसे।
जिसके ऊपर अभी तक बात की हमने, वैलेंसी। दैट इज ओनली द रीजन बिकॉज ऑफ विच दे आर फॉर्मिंग दिस कंपाउंड, नॉट दिस। कर ही नहीं सकते, उतने इलेक्ट्रॉन ही बचने की और एक जाके लेकर दे दे। आ रहा है समझ? चल बताओ, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2, ऑक्सीजन का। अब यार ये आपको सभी को भी आना चाहिए, बस बेटा, ये आप सभी को आना चाहिए। अच्छा, तेरा आंसर भी सेम था कि कुछ और? हाँ, वैलेंसी। द सिंगल वर्ड रीजन इज वैलेंसी, बिकॉज ऑफ दिस इज हैपनिंग। ठीक है, कि वो MgO बना रहे, MgO2 नहीं बना सकते, और ये नेचुरली होता है, ये हम नहीं बनाते, ये नेचुरली बना। हम कुछ भी चाहे कितनी चीजें कितने भी डाल दे, उन रिएक्टेंट्स को मिलके जो बनाना है वो वही बनाएंगे, अपने को जो चाहिए वो नहीं बनाएंगे। फिर हमने स्टडी करके लिखा कि हाँ ऐसा बनता है क्या, इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ा। हमने ऐसा नहीं लिखा MgO2 आ रहा है समझ? हाउ द रिएक्शंस आर रिटन। कोई भी केमिकल रिएक्शन पहले पेपर पे फिर प्रैक्टिकल नहीं होती, पहले प्रैक्टिकल होती फिर पेपर पे आती है। हाँ, अभी हमारे पास पहले पेपर पे आई है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करने की जरूरत हमें नहीं है, जिसने करना था उसने करके ये बता चुका है पेपर पे लिख के, ठीक है ना। लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे क्यों MgO2 है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे उसे एनालाइज करना पड़ता है केमिकल रिएक्शन को। हम ये नहीं देख सकते मिश्रण बनने के बाद कि MgO2 है कि MgO है। हाँ, उसके तरीके हैं, आंखों से नहीं देख सकते। आ रहा है समझ? ठीक है, चलो क्या होगा बेटा यहाँ पे बताओ। अगर बारी बारी से एक एक एटम की अपन बात करें, एक एक एटम को आराम से सीखो, टेंशन लेने की जरूरत। इस एटम की बात करें जो कि Mg है, ठीक है, ये O2 नहीं है, नो 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 ना मुन्ना ना, ये ऐसा होता तो O2 होता। देखो इक्वेशन वाली कहानी, मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर जगह पे काम करती है। हाँ, ये ऐसा है, अकेला ओए, हाँ ये अकेला Mg है, ध्यान से सुनना। बनता क्या है बेटा, दिमाग में रखो इसको। Mg के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 6 चाहिए, लेकिन क्या वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा? वो बोलेगा भाई 6 कहाँ पे ढूंढू जा करके, किसको भीख मांगू इतना, 2 छोड़ देता भाग चल, बन गया अपने आप 2 8। ऐसा सोचेगा मतलब देयर आर द फोर्सेस दे आर वर्किंग बिहाइंड दिस, वो मैंने आपको बताया, राइट? यस। तो 2 निकाल देगा, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है ना, Mg को Mg+O करना है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटा? ऑक्सीजन बोलेगा यार 1 नंबर काम हो गया, घर बैठे काम हो रहा है, Mg खुद चल के आया मेरे पास। कैसे? इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको और कितने की जरूरत थी? दे रहा है ना, दे रहा है, ले लेगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, और बेसिकली ये दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे नए प्रॉपर्टीज के साथ। MgO, O2 था क्या? O2 था क्या? तो इतना ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अगर ये 2 कर देता तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डबल नहीं हो जाते? फिर इसको Mg के साथ बैठने लायक उतने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बैलेंस होती क्या? अभी बैलेंस है क्या? इसलिए MgO बनता है, MgO2 नहीं बनता। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो हमें जो प्रोपोर्शन बैलेंस करना है वो इस तरफ बैलेंस करना है कि भाई चल हमको O2 के साथ क्योंकि रिएक्ट कराना है, O के साथ हम कराएंगे क्या? हमारी उतनी ताकत फिलहाल नहीं है। हमको किसके साथ बैलेंस करना है? O2 के साथ। अपन ने यहाँ पे तो O के साथ समझा कि भाई MgO कैसे बन रहा है, ये अपन ने समझा, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन में तो O2 है ना। अब क्या? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना पड़ेगा? आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से। आपको बहुत सारे एग्जांपल अपन ट्राई करेंगे आज, जो बैलेंस करने के लिए मैं आपको दूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आपको दूंगा, ठीक है? तो बैलेंसिंग टॉपिक पक्का करने के बाद अपन टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत? अरे यस और नो? बोर हो गए क्या? 5 मिनट ब्रेक चाहिए क्या? पक्का चले आगे? हाँ ठीक, बताने का, क्योंकि ज़बरदस्ती मैं भी नहीं पढ़ाना चाहता, आप भी नहीं पढ़ना, ठीक है? यस। हाँ, MgO की कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझते, ये ऐसा ही अगर नेचुरली बनना है तो फिर इसका क्या काम? ओके, तो यहाँ पे हमको इसके प्रोपोर्शंस को बैलेंस करते हुए लेके चलना पड़ेगा कि ये ऐसा बनेगा नेचुरली, लेकिन कब? देखो ध्यान से सुनो, कब? जब बेटा ऐसा होगा तब।
क्या मैं ये बोल सकता हूं O2 ऑक्सीजन अगर 2 लगाने तो मैग्नीशियम भी 2 कर दे? क्या ये बात थी जब मैग्नीशियम भी 1 था ऑक्सीजन भी 1 था तो बैलेंस कर रहे थे? लेकिन O मैंने बोला नेचुरली O मिलेगा नहीं, O2 के फॉर्म में मिलेगा डायटोमिक स्टेट में, तो एक काम कर दो मैग्नीशियम भी 2 कर दो। जो चीज Mg प्लस O अकेले अकेले की बन रही थी बराबर बैलेंस 6 और 2 वाला चक्कर समझ आया था ना, तो वो 2 बार कर दो, 2 Mg लगा दो, अपने आप 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कि फील हो रहा है आपको? बस रिएक्शन बैलेंस करनी, इक्वल करनी, इसलिए समझो, एक्चुअल में समझो कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, उसके बीटीएस में क्या हो रहा है वो समझो। अरे सो ना बेटा श्रेया, तो ये चीज होती है, इसलिए हमने मैग्नीशियम को भी क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यूं समझो इसमें का एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन जुड़ गया और दूसरा मैग्नीशियम दूसरा ऑक्सीजन जुड़ गया, ऐसे समझ सकते हो। या तो ऐसे समझो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ करके ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ऐसे भी समझ सकते हो। आ रहा है मजा? तो इस तरीके से बेटा हमें ये रिएक्शन करनी पड़ती है बैलेंस, और तब जा करके MgO बनता है, MgO2 नहीं बनता, बनता है 2MgO। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? चलो, अब ये तो एक बेसिक बात है बनने की। अभी हम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और कई सारी केमिकल रिएक्शंस को वन आफ्टर वन बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करने का एक तरीका, एक सलीका होता है भाई, एक प्रोसेस होती है, वो हम समझेंगे। ऐसे मन से बैलेंस आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करने वाले नहीं है। ये तो मैंने अभी फील देने के लिए आपको डायरेक्ट समझा दिया, अभी हम उसका प्रोसेस समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रोसेस। 1 मिनट, चलो। ओके एवरीवन पे अटेंशन। ये चीज समझ आ रही है अभी, लेकिन हमें इसे एज ए टॉपिक पढ़ना है। क्या लिखूं? इक्वेशन लिखूं कि रिएक्शन लिखूं? आप सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मैंने बात की। हाँ, रिएक्शंस बेटा हमेशा बैलेंस होती है नेचुरली। इक्वेशन हमें बैलेंस करने पड़ते हैं हमारे ज़रूरत के लिए। रिएक्शन तो कोई भी चीज़ है, तो पानी में हल्दी डाल देगा, केमिकल रिएक्शन है, तो बैलेंस करेगा उसको। हाँ, वर्ड इक्वेशन बोल, यस, पण ते येत नाही, म्हणजे ते तुम्हाला बॅलन्स करायला येत नाही, तुम्हाला त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले घेऊनच बॅलन्स करायचे, तेच येतं। वर्ड इक्वेशन जे आहे ना, कळलं की नाही कळलं? कळलंच नाही, बॅलन्स तर मी शिकवतोय आता, सो डोंट वरी। बस वर्डमध्ये काय नाही, फक्त त्याचं नाव लिहायचं। जसं मी आता Mg लिहिलं, तू काय लिहिणार तिकडं? मॅग्नेशियम लिहिणार। जसं मी O2 लिहिलं, तू काय लिहिणार तिकडं? ऑक्सिजन। बस एवढंच असतं तिकडं, बस। अरे समज, वर्ड, त्याला वर्ड इक्वेशन असं म्हणतात। काय म्हणतात? वर्ड इक्वेशन, किंवा त्याला आणखी एक नाव आहे, थांबा, त्याला वर्ड इक्वेशन म्हणतात, आणि कारण काय म्हणतात? फक्त वर्ड इक्वेशन्स म्हणतात आहे की? हां, मला असं वाटतं मी काहीतरी मिस करतोय का? हाँ, तेवढं वर्ड इक्वेशंस म्हणतात। हाँ, बाकी देर आर स्मॉल बिग फैक्टर्स जो मैंने थोड़े से मिस आउट कर दिए थे कि यार हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी स्टेट्स को भी लिखना होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, पता है ना, एक्वियस स्टेट में है, लिक्विड में है। हाँ, तो बेसिक रूल्स भी है लिखने के उसके। अगर कोई हीट इवॉल्व हो रही है तो हम ट्रायंगल बनाते हैं, कोई अगर मान लीजिए हाँ कुछ गैस इवॉल्व होते हैं तो एरो बनाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन होता है तो डाउन एरो। हाँ, एक्वियस सॉल्यूशन होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, ये 3 स्टेट प्लस एक्वियस है कि नहीं ये बताना है। हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक को कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो डाउन एरो बनाना है, गैस इवॉल्व हो रहा है तो अप एरो बनाना है। ये बेसिक पता है ये रूल्स सबको, कि एक बार कर दूँ बोर्ड पे आपको क्लियर? बोर्ड पे क्लियर कर रहा है?
एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यार जैसे मैंने नमक, हाँ बता रहा हूँ उसको, जैसे मैंने नमक ले लिया और नमक को मैंने पानी में मिलाया, तो तुम उसको लिक्विड बोलोगे? नमक तो लिक्विड था ही नहीं, नमक तो सॉलिड था। लेकिन तुमने उसका क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तब वहाँ पे तुम उसकी स्टेट एक्वियस लिखोगे। क्या लिखोगे? तो वो एक्वियस स्टेट में, पानी में मिला हुआ है। एक्वा इज वाटर बेसिकली। लेकिन अगर तुम नेचुरली कोई चीज़ लेते जो कि लिक्विड स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल HCl लिया तुमने, HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज इन द लिक्विड स्टेट। आ रहा है समझ? तब तुम लिक्विड लिखोगे वहाँ पे, तब एक्वियस लिखोगे क्या? इज दैट क्लियर? हाँ, बेसिक बात है। और कुछ? चले अपन बैलेंसिंग के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट, और ये आपके पेपर में, आपके एग्जाम में आता है। क्या? बैलेंस करने का। वो बोलते हैं बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, तो आपको आना चाहिए। तो वो जो प्रोसेस है पूरा बोर्ड में लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट एवरीथिंग, ओके, स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला प्रोसेस समझेंगे पूरा। तो प्रोसेस देखो यार, समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई रिएक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जो भी आप दिखेगा उठा लेंगे। पहले कुछ सिंपल ले लेते, जैसे कि ये वाला Ag वाला ले लेते, Ag प्लस HCl वाला। Ag क्या होता है बेटा? नॉर्मल भाषा में सिल्वर। क्या होता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, सबको ये छोटी छोटी और कुछ प्रीरिक्विजिट्स बता देते, जैसे SO2 क्या होता है, H2 क्या होता है, N2 क्या होता है, NO2 क्या होता है, Cl2 क्या होता है, ये सब चीज़ें पता है? क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, हाँ ये सब, ये ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ग्रुप्स होते हैं पूरे के पूरे, है ना? अच्छा, ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए आपने देखे, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, या फिर आप सेम चीज़, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, Cu को रिप्लेस कर दो, कोई और डाल दो, तो वो तब भी काम करता है। जैसे क्या, Cu की जगह पे कौन सा मेटल डाल सकते हो? और Fe डाल दो, FeSO4 भी हो सकता है। तो मतलब जैसे ऑक्साइड भी ले लो कोई भी, है ना? जैसे अभी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लेता है MgO, और किसी चीज़ का ऑक्साइड भी कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड भी कर सकते हैं, CuO, Q+ ऑक्साइड बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें आपको बेसिक आई होप मालूम है, और नहीं भी है तो ये आपका बाय टाइम होता जाएगा। जैसे आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील करोगे, पढ़ोगे, और तो आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएगी, ठीक है? फिर भी नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आस्क मी। हाँ, उसका नाम ही है Fe, उस फेरस। अब उसको क्यों कहते, तो वो शायद आंसर मेरे पास नहीं है कि फेरस ही क्यों कहते। अब ये सवाल वो हो जाएगा कि सर आपको सर क्यों कहते हैं हाँ, इस लड़की को साम्या क्यों कहते हैं, इसको मैं क्यों कहते हैं, तो उसका नाम है, तो फेरस उसका नाम है। पीरियोडिक टेबल में Fe यूज़ किया है। अब ये कहाँ से ना, ग्रीक से, कुछ लैटिन से, अलग अलग जगह से इनके ओरिजिनल नेम्स आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको इन इंडिया या तो इन इंटरनेशनल वे में हम इसको आयन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका ग्रीक में जहाँ पे इसका ओरिजिन था, जहाँ से फाउंड हुआ कुछ, तो वहाँ पे उसका कुछ नाम। तो मोस्टली हम देखते हैं कई सारे नाम जो है ना वहीं से ओरिजिनेटेड होते हैं। तो अलग अलग उसके पीछे की थ्योरीज है कि भाई वो कहाँ से उसका ओरिजिनल नाम था, तो फिर वो ऐसे बना, तो ऐसा था तो ऐसे बना। फिर AgAu भी देखो, सिल्वर गोल्ड है, तो वो Ag और Au के नाम एक्चुअल में अलग है। क्या है पता है आपको? ऑगमेंटम ऐसा कुछ तो, राइट? लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? गोल्ड है। तो उसका वो नाम यहाँ पे हम इंडिया में वो यूज़ करते हैं कि नहीं ना, हम तो गोल्ड बोलते हैं, या तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको गोल्ड कॉमन नाम से जाना जाता है। सोडियम भी Na है तो उसका भी नाम, ऐसे बहुत सारे। पोटेशियम को तुम PO नहीं बोलते हो, K बोलते हो। सो ये सारे ओरिजिन्स जो है ना इनके अलग रह चुके हैं, तो वही नाम पहले से इन्होंने यूज़ किए, नोटेशंस यूज़ किए उन नाम वाले। लेकिन भाई सोडियम वो Na से कुछ और होगा, हमारे लिए तो सोडियम है ना, तो हम उसको, क्योंकि पहले से उन्होंने Na वाला जो नाम था उस फॉर्म में Na के फॉर्म में प्रेजेंट किया, तो हम आज भी सोडियम बोलने के बावजूद भी हमको Na ही प्रेजेंट करते। पहले से जो साइंस बन रखी है उसको हम चेंज नहीं किए, है ना? जहाँ से उसका ओरिजिन था वहाँ से जो बन चुकी है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है, और हर एक चीज़ के अलग अलग कई सारे हैं, तो उसको हम जानना चाहते भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है ना? तो उसकी पढ़ाई जो इंटरेस्टेड है वो आउटसाइड ऑफ द सिलेबस जा करके कर सकता है कि भाई बहुत इंटरेस्ट है मुझे, सोडियम का नाम जानना है, AU Ag जानना है, ठीक है, और उनका ओरिजिन कहाँ से था, किधर ने किसने ढूंढा, कौन साइंटिस्ट, ढूंढ सकते हो आप लोग। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट टुडे, यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ इट इफ यू वांट टू स्टडी एक्स्ट्रा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज लॉग इन टू www.google.com। ले लूँ केमिकल इक्वेशन, ले लूँ? हाँ, कभी कभी कैमरे को भी देखना चाहिए ना।
खैर मैं क्या लेने वाला था इक्वेशन, हाँ ए जी वाला ना. सर लिसन बेटा, यहाँ पे अपने पास ये है ए जी ओ जी क्या बनेगा बता सकता है कोई? हाँ बेसिक गणित इसका ये होता है कि जब भी ओके, ये हर जगह देख, एक फंडामेंटल क्लियर खत्म खेल. जब भी कोई मेटल, क्या मेटल है? अरे सर नो. जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या ये एसिड है? जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उस मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. Whenever a metal reacts with hydrogen gas is released. श्योर है हाइड्रोजन गैस निकलेगा. अब हाँ वो पॉपिंग साउंड. तो हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगा, एच अलग करना है तो बचेगा क्या? जोड़ दो Cl प्लस, खत्म खेल. ये अपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चांदी नहीं है, सिल्वर. मैं आपको किसी और मेटल के साथ दिखा सकता हूँ. ओके, हर मेटल के साथ काम करता है, टेंशन लेने की जरूरत. खैर ये बैलेंस है क्या रे बेटा? आपको क्या मालूम है? सिखाया मैंने अभी तक तो नहीं बोलने का. अब इसको पहले तो ये समझना सीखते हैं यार कि ये बैलेंस है कि नहीं है. आपको देख के समझ आ जाएगा तो बैलेंस है कि नहीं है. आ भी जाएगा आफ्टर सर्टेन लेवल. ओके आ जाएगा. ओके उतनी लेवल व्हेन यू नो बैलेंसिंग प्रॉपरली वो आ जाता है. ओके सब केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. कैसे करेंगे? तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने समझ लिया कि इतना जो भी इधर रिएक्टेंट साइड में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी आने वाला है, जिसके लिए उन दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ओवरऑल मैटर का भी सेम होना जरूरी है. अमाउंट ऑफ मैटर का, अमाउंट ऑफ मैटर मास की डेफिनेशन है, मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ. तो अमाउंट ऑफ मैटर सेम होने से क्या मैं ये रिलेट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए सारे? आ रहा है समझ मैं कैसे रिलेशन जोड़ रहा हूँ? मैंने सोचा कि यार यहाँ पे जितना अमाउंट जो है मास होगा उतना ही मास इस तरफ होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है. ठीक है, तो मास सेम कब होगा? जब अमाउंट ऑफ मैटर दोनों तरफ का सेम होगा. मान लीजिए इधर 10,000 आइटम है तो इधर भी 10,000 आइटम है, क्या इधर 11,000 बन जाएंगे अपने आप? या 10,000 या इधर 9,999 बन जाएंगे. एटम कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, चाहे हम कितना मिक्स करके कुछ भी एटम बॉन्ड बनाए, लेकिन नंबर ऑफ ओवरऑल मैटर तो उतना ही रहेगा दोनों तरफ. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बता रहा है इस जरिए से, राइट? तो मेरे लिए बेसिकली मुझे ये यहाँ समझना है कि नंबर ऑफ एटम सारे दोनों तरफ कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. और वही हम करेंगे. कैसे करेंगे? एक प्यारा सा छोटा सा चार्ट बनाना होता है. ठीक है, उसमें 3 चीज़ें लिखनी है: एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट हमें दिखने मिल रहे हैं बताओ? Ag है, और क्या है बेटा? HCl पूरा एक एलिमेंट है. हाइड्रोजन अलग करो, क्लोरीन अलग कर दो. परफेक्ट. इसके अलावा कुछ नहीं सो उधर भी तो उधर कुछ और होगा नहीं, इधर जो है इनसे ही मिलके उधर का बनने वाला है. तो इधर के अगर एलिमेंट लिखते उधर कुछ अलग आने वाला, एज अ कंपाउंड अलग देखने मिलेगा, लेकिन एज ए एलिमेंट अलग कुछ आने वाला. क्या ऐसे हुआ कि Ag और HCl मिक्स किया और यहाँ पे ना कुछ तो गोल्ड मिल गया, अलग ही एटम बन गया. यहाँ पे ना कुछ नहीं, सोडियम भी आ रहा है साथ में, ऐसे अलग कुछ आने वाला. जो सारे मैटर अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है उन्हीं सब से जो है प्रोडक्ट साइड में भी आपको कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आएगा. भले इन सब के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हो, लेकिन रहते वो मूलभूत वही एटम्स है. ये बात आपको समझ में आती है? अरे यस और नो? नींद आ रही है क्या? चलो हो जाएगा ब्रेक आधे घंटे में, टेंशन मत लो. ठीक है, मैंने तो अपना ब्रेक ले लिया है अभी ऑलरेडी, है ना? हाँ 15 मिनट पहले ऑलरेडी बहुत टाइम हमने ऐसे बिना डिसाइड किए या बोल सकते अनऑफिशियली ब्रेक ले लिया है हमने, है ना? यस.
और मैंने तो सच में ले लिया है, मैं जाके खा के आ चुका हूँ आपको छुपा के। अभी मैं खा के आ रहा हूँ जस्ट। एजी कितने हैं यहाँ पे? पक्का? अकेला मतलब 1। रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड ये समझ आता है सबको। देखो ये अगर मैं अलग करके लिख दूँ आपके लिए, ये जो है बेटा रिएक्टेंट साइड है और ये जो है ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है ना। तो यू गाइस टेल मी, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एजी कितने हैं? एक ही है। प्रोडक्ट साइड में एजी कितने हैं? 1 ही है। वाह सर, ये तो बैलेंस्ड है। अब चेक करो एच यहाँ पे कितने हैं? तो बेस पे जब नंबर आता है तो आपको गिनना है। और ये एक और चीज़ याद रखना कि जब भी अपन बैलेंस करने के लिए नंबर बढ़ाएंगे, कम तो कर नहीं सकते, हाँ बढ़ा सकते हैं, ये समझाता हूँ क्यों। तो हम वो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ओवरऑल कंपाउंड को, हम बेस पे कोई नंबर नहीं चेंज कर सकते ऐसे, हम ये अधिकार हमें। और ये क्यों नहीं है, हमने इसके पहले MgO के टाइम डिस्कस किया था। हमने किया था MgO2 किया था, हमने 2MgO किया था, हमें यहाँ पे चेंज करने का अधिकार पता है ना। वो थ्योरी क्लियर है आपकी, वो इस हर जगह पे लागू होगी बेटा, है ना। बहुत प्यार से एक एक चीज को समझो। अब यहाँ पे H 1 है, यहाँ पे H 2 है, तो समझ रहा है कि यहाँ पे बैलेंस क्या बोला, नंबर ऑफ एटम सारे कैसे होने चाहिए, दोनों तरफ सेम होने चाहिए, तब जाके बैलेंस होगा पूरा केमिकल इक्वेशन। करते बैलेंस, सुनो ध्यान से। Cl कितने यहाँ पे Cl कितने? सर एक ही तो चेंज है, लेकिन बेटा कभी कभी ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द केस में कि एक को बैलेंस के चक्कर में बाकी अनबैलेंस हो जाते, होने दो। एक टाइम बात करते 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 सारे बैलेंस हो जाएंगे। जैसे इस प्रोसेस को भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते तो आप देखते रहना क्या क्या होता जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 1 है। क्या इस 2 को 1 कर दे काम खत्म हो जाएगा? ऐसा कभी भी हम नहीं कर सकते। हम लोग अमाउंट डिक्रीज नहीं कर सकते, बस इंक्रीज कर सकते हैं। सेम करने के लिए बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, लेवल अप करके बैलेंस कर लेंगे, लेकिन हम डिक्रीज नहीं कर सकते। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो यहाँ पे मुझे जो चेंज करना है वो किधर करना है फिर? रिएक्टेंट साइड में। और किस पे करना है? हाइड्रोजन पे। क्या करना है? 2 करना है। इस चार्ट से आपको ये चीजें क्लियर होती है। हो रहा है क्लियर? तो मुझे अब भाई रिएक्टेंट साइड में देखना है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन मुझे कितने करने? 2। तो अकेला हाइड्रोजन 2 मैं नहीं कर सकता, इसे नीचे लिख सकता, वो अधिकार मेरे पास। तो मैं यहाँ पूरे इक्वेशन को, इसको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस HCl को पूरे को। होता क्या है ना, जब भी अपन जैसे HCl है ना बेटा, तो HCl में मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता ऐसे H2Cl, ये तो फिर HCl ही नहीं रहेगा, ये इसकी अपनी ओन प्रॉपर्टीज ही बदल देगा। ये संभव ही नहीं, केमिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ विच हमें जो अधिकार है वो है इसको 2 करने का। पूरे अमाउंट को डबल कर दो, पूरा HCl डबल कर दो, 1 लीटर था 2 लीटर कर दिया, ये अपन कर सकते हैं। आ रहा है समझ? लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गए। मतलब क्लोरीन हमारा जो बैलेंस था वो बैलेंस रहेगा, फिर हमें और करते जाना पड़ेगा। ऐसे करते 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 एक पॉइंट पर सारे बैलेंस हो जाते हैं। देख रहे हैं सबको? इंटरेस्टेड? अरे सर नो? सो लेट अस मल्टीप्लाई HCl by 2। उससे क्या होगा? AgA ऐसा ही है, प्लस ये होगा, हो जाएगा बेटा 2HCl, इट गिव्स AgCl प्लस प्रोडक्ट कभी बदलेगा, वो बाय नेचर बनता है। अमाउंट हमें बैलेंस करनी है खाली। हाँ, अब चेक करो वापस एक बार, फटाफट करो, अभी समझ में आता है आपको, है ना। एक बार मैं आराम से समझा दिया, अभी फटाफट करते हैं। बताओ एलिमेंट क्या क्या बेटा? AgA, H है, Cl है। Ag बताओ कितने? इसको देखो, इसको देखो अभी। Ag बताओ कितने? इधर में Ag, H बताओ इधर बेटा। ये 2HCl में 2H 2Cl ऐसा हो जाता है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है हमारे मैथ जैसा, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबको, पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई होता है, यानी कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 2HCl 2H हो गया, और यहाँ पे H कितने बेटा? ओहो सर बैलेंस हो गया, मजा आ रहा है। लेकिन Cl को तो देख, अभी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Cl कितने हैं? 1 नहीं बोलने का, अब ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2Cl हो गया, और यहाँ पे Cl कितना है? तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में ये अनबैलेंस हो गया, लेकिन कोई बुरी बात, हम इसको भी बैलेंस कर लेंगे। कैसे करेंगे? अब इस थर्ड केस में देखो, टपक टपक टपक, पता नहीं कहाँ पे आएगा। चलो, अब क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि यार अब रिएक्टेंट में मुझे प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा?
क्योंकि यहां पे तो रिएक्टेंट में 2 Cl है लेकिन प्रोडक्ट में एक ही है, तो इस प्रोडक्ट साइड में Cl को 2 किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? पूरे इस Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब Ag बदल जाएगा। समझो बात को? तो क्या होगा, हमारी रिएक्शन ऐसी नजर आएगी, Ag प्लस 2HCl, लेट मी राइट अगेन, 2HCl, इट गिव्स 2AgCl प्लस H2। लेकिन अब फिर एक बार लिखते फिर एक बार लिखते, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बोलो एलिमेंट क्या है? Ag, H और Cl। पता बेटा Ag कितने यहाँ पे? 1, यहाँ पे Ag 2, यहाँ पे H कितने? 2, यहाँ पे H कितने? यहाँ पे Cl कितने? 2, और यहाँ पे Cl कितने? 2। अब Ag अनबैलेंस रह गया, अब Ag को वापस बैलेंस करना पड़ेगा, यस और नो? किधर है जगह अपने पास? इधर ही करेंगे, छोटी सी जगह में, चलो। हाँ, अरे समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा लिखावट गंदी है लेकिन यार आप समझ पा रहे हो, यस और नो? अब चेंज कहाँ पे करना है? वापस रिएक्टेंट साइड में, पहले रिएक्टेंट में चेंज किया फिर प्रोडक्ट में, अब वापस रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में क्या चेंज करना है? Ag को हमें 2 करना है, तो ये Ag अकेला जो है ये क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस 2HCl, it gives 2AgCl प्लस H2। चेक करें, क्रॉस चेक करें। देखो एलिमेंट, एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें पूरा बोर्ड में लिखना होता है और बताना पड़ता है बैलेंसिंग। यू तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन आता नहीं है जनरली, आता 2 मार्क में, उसमें सब करना पड़ता है। हाँ, टेबल भी बनाना पड़ता है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू द प्रोसेस, ठीक है। और बोर्ड में आपको ऐसा कि ऐसा करना पड़ेगा अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। देख कई बार ऐसे होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन इतनी सिंपल आती है आप देख के बता पाओगे कि नहीं यार ये 2 करना, ये हो गया बैलेंस, दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, ये लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें प्रोसेस बतानी पड़ती है सॉल्व करके कि हाँ भाई ऐसे 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 करके ये बैलेंस हुआ। आ रहा है समझ? CBSE SSC बोथ सेम मेथड है। चलो फिर एक बार एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेक करते हैं। अभी एलिमेंट बता बेटा क्या है? Ag, H, Cl। Ag कितने यहाँ पे देखो? 2Ag। यहाँ पे Ag कितने? वाह सर वाह वाह वाह, मजा आ रहा है। बोलो H कितने? इधर में H कितने? इधर में Cl कितने? और इधर में भी रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से है बेटा हमारा बैलेंसिंग वाला टॉपिक। इस तरीके से हम करेंगे रिएक्शन को बैलेंस। ये हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? 2Ag प्लस 2HCl इट गिव्स 2AgCl प्लस H2। अरे आया समझ बेटा? यस और नो? अब इसको छाप लेंगे, ठीक है, और छापने के बाद जो है फिर हम कुछ सवाल आपको देंगे करने के लिए। ओके, देखते कितने लोग कर पाते ढंग से। अच्छा, इसके पहले जो हमने टॉपिक्स लिए, हमने कुछ भी नोट्स लिखवाया, वो आप घर पे एज अ पर्सनल आपकी नोट्स बनाओगे, ठीक है। वो हम लेक्चर में रनिंग नोट्स आपको नहीं दे रहे, वो आप खुद बना के लाओगे कि यार केमिकल इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है वगैरह, ठीक है। बेसिक बेसिक जो बात हमने की आप लिख के लाओ, बाकी टॉपिक हम यहाँ से लिखवा रहे हैं आपको, चलेगा? ठीक, लिख लो। या आपको पीछे के स्लाइड पे लेके जाओ, कुछ लिखना है, क्योंकि हमने फंडामेंटल डिस्कस किए थे, बैलेंसी वगैरह, वो सब मुझे लगता है आपको लिखने की जरूरत है इस चैप्टर में। हाँ, combining capacity of an atom to become like its nearest noble element is called as valency of an atom. अच्छा, असंच करावं लागतं बाळा. येस, सेम. याला फक्त नावं द्यायची, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ठीक आहे. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. सब लोग ध्यान दो बोर्ड पे, ये आपको करना है. ठीक है, राइट डाउन. सेकेंड वन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड gives SO2 plus H2S. It gives S plus H2O. करो बैलेंस.